गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। जैसा कि आपको भूगोल के संदर्भ में कल भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले भौतिक कारक और आर्थिक एवं सामाजिक कारकों के संदर्भ में चर्चा की गई। अब आगे आज भारत में भू उपयोग प्रारूप अर्थात भारत में जो भूमि का प्रयोग किया जा रहा है उसका प्रारूप क्या है, इस संदर्भ में आज चर्चा की जाएगी। भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले भौतिक कारक जैसे आकृति, जलवायु और मृदा के प्रकार, मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व। ध्यान दें, भारत में भू उपयोग को निर्धारित करने वाले जो भौतिक कारक हैं उनमें है भू आकृति, जलवायु, मृदा के प्रकार तथा मानवीय कारक जैसे जनसंख्या घनत्व। ये मानवीय कारक है, वो भौतिक कारक थे। ये मानवीय कारक जनसंख्या घनत्व, प्रौद्योगिकी क्षमता, संस्कृति और परंपराएं इत्यादि शामिल हैं। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है। 32.8 लाख वर्ग किमी। प्यारे बच्चों, यहां पर कभी कभी एक नंबर में आपको क्वेश्चन आ जाता है कि भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है। तो यार स्मरण रखें, याद रखें, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32.8 लाख वर्ग किमी है, परंतु इसके 93% भाग के ही भूमि उपयोग के आंकड़े उपलब्ध हैं। जो इसके आंकड़े हैं वह 93% आंकड़े ही उपलब्ध हैं। कुछ आंकड़ों का जो है परिसंकलन नहीं हो पाया है, क्योंकि पूर्वोत्तर प्रांतों में असम को छोड़कर अन्य प्रांतों के सूचित क्षेत्र के बारे में जानकारी नहीं है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान और चीन अधिकृत क्षेत्रों के भूमि उपयोग का सर्वेक्षण नहीं हुआ है। स्थायी जो भूमि का उपयोग है, स्थायी चारागाहों के अंतर्गत भी भूमि कम हुई है। पशुधन की इतनी बड़ी जनसंख्या के लिए चारा उपलब्ध कराने में कैसे समर्थ होंगे और इसके क्या परिणाम होंगे। वर्तमान प्रतिभूमि के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूमि अनुपजाऊ है और इन पर फसलें उगाने के लिए कृषि लागत बहुत ज्यादा है। अतः इन भूमि में 2 या 3 वर्षों में इनको 1 या 2 बार बोया जाता है। और यदि इसे शुद्ध निवल बोए के क्षेत्र में शामिल कर लिया
देखो यहाँ सब एक शब्द है निबल। निबल को शुद्ध कहा जाता है बेटा। शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र में शामिल कर लिया जाता है, तब भी भारत में कुल सूचित क्षेत्र के लगभग 54% हिस्से पर ही खेती हो सकती है। अर्थात यह भूमि का उपयोग है बेटा, भूमि के कुल क्षेत्रफल का 54% हिस्से पर ही खेती की जाती है, खेती हो सकती है, और जितने भी क्षेत्र हैं इसके क्षेत्रफल बाकी शेष है वह अनुपजाऊ है, अनुपयोगी है। शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत भी भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। जो शुद्ध बोए गए, शुद्ध निबल बोए गए जो परिक्षेत्र है या क्षेत्र है वह भिन्न भिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। कई कई राज्यों में इसके प्रतिशत की संख्या अधिक है, अब किन्हीं राज्यों में फसल उत्पादन का या फसल बोए गए फसल का प्रतिशत कम है। जैसा कि आपको मैं आगे बता रहा हूं, शुद्ध निबल बोए गए क्षेत्र का प्रतिशत विभिन्न राज्यों में भिन्न भिन्न है। पंजाब और हरियाणा, यहां से क्वेश्चन बन के आता है, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा, में 80%, पंजाब और हरियाणा में 80% भूमि पर खेती होती है। अर्थात बच्चों आपको एक प्रश्न यहां से बनकर आ सकता है, उन दो राज्यों का नाम बताइए जिन राज्यों में अधिक जो है प्रतिशत खेती की जाती है, अधिकाधिक प्रतिशत या 80% खेती की जाती है। तो वह राज्य है बेटा पंजाब और हरियाणा। ये भी प्रश्न आ सकते हैं और इसको मैं पढ़ा दे रहा हूं आपको, उसके बाद स्कैन करके आपको यह टॉपिक भेज दूंगा। जहां न समझ में आता हो अपने से पढ़ करके जो है उसको समझने का प्रयास करिएगा। कि परंतु अरुणाचल प्रदेश, कुछ राज्य ऐसे हैं जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में 10% से भी, ये सब जो राज्य हैं उनमें 10% से कम, 10% से कम क्षेत्र में फसल बोए जाते हैं। अब आप यहां पर आप देखिए, यहाँ इससे स्पष्ट होता है ऐसे कुछ राज्य हैं जहां पर जो है कृषि कार्य बोए गए फसलों की प्रतिशत की मात्रा अधिक है, और कुछ ऐसे भी राज्य हैं जहां 10% से कम फसल बोई जाती है। अर्थात कहने का तात्पर्य होगा कहीं जो है बोए गए फसल की मात्रा अधिक है, कहीं जो है कम है, समतुल्यता नहीं है। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति, यहां याद रखिए बेटा, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति, राष्ट्रीय वन नीति हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि राष्ट्रीय वन नीति कब लागू की गई। तो आप तुरंत लिखेंगे राष्ट्रीय वन नीति, या इसका आंसर देंगे राष्ट्रीय वन नीति 1952 में, 52 में लागू की गई थी। यहाँ पर भी यह क्वेश्चन बहुत बार परीक्षाओं में पूछ चुका है, और इसको भी आप स्मरण रखें, याद रखें, यहाँ याद रखें और यहाँ याद रखें और यहाँ याद रखें। ये सब जो प्रश्न जो है एक एक नंबर का जो है आपको आता है बाबू। अब आगे चलें। हमारे देश में राष्ट्रीय वन नीति 1952 द्वारा निर्धारित वनों के अंतर्गत
33% भौगोलिक क्षेत्र वांछित है, जिसकी तुलना में वन के अंतर्गत क्षेत्र काफी कम है। वन का जो है 33% भाग पर पाए जाते हैं, जो है वनों की तुलना में काफी कम है। वन नीति निर्धारित यह सीमा पर पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वन क्षेत्रों के आसपास रहने वाले लाखों लोगों का आजीविका इस पर निर्भर है। भू उपयोग का एक भाग बंजर भूमि और दूसरा गैर कृषि प्रयोजनों में लगाई गई भूमि कहलाता है। बंजर भूमि, यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आता है कि बंजर भूमि किसे कहते हैं हम? बंजर भूमि वह भूमि होती है जो उबड़ खाबड़ होती है, जहां मरुस्थलीय चट्टानें और मरुस्थलीय पहाड़ी सूखी चट्टानें इसके अंतर्गत शामिल होती हैं। बंजर भूमि वह भूमि है जिसके अंतर्गत उबड़ खाबड़ चट्टानें और अनुपयोगी भूमि सम्मिलित होती हैं। कृषि प्रयोजनों में लगाई गई बस्तियां, सड़कें, रेल लाइन, उद्योग इत्यादि आते हैं। लंबे समय तक लगातार भू उपयोग के कारण भू संसाधनों का लगातार भूमि का उपयोग हो रहा है। भूमि के उपयोग से ही सारे जो है विकास हो रहा है, जनजीवन को अन्न उपलब्ध हो रहा है, आवागमन के साधन प्राप्त हो रहे हैं। भूमि उपयोग के कारण भू संसाधनों का जो भू संसाधन है उसका निम्नीकरण हो रहा है। इसके कारण समाज और पर्यावरण पर गंभीर आपदा आ सकती है। तो यह हो गया बेटा भारत में भू उपयोग का प्रारूप। अब जो आपको मैं बता दिया कि भू का उपयोग अर्थात भू संसाधन का उपयोग कैसे किया जा रहा है, किन किन क्षेत्रों में किया जा रहा है, इसका क्षेत्रफल क्या है और किन किन राज्यों में जो है फसल अधिक बोए जाते हैं और किन किन राज्यों में फसल कम बोए जाते हैं। साथ ही साथ राष्ट्रीय वन नीति कब लागू हुई, आदि बातों पर चर्चा की गई। अब इसी क्रम में बढ़ते हुए भूमि निम्नीकरण और संरक्षण उपाय अगला टॉपिक है आपका भूमि निम्नीकरण और ये टॉपिक आपको पढ़ना दिया गया। अब दूसरे टॉपिक है आपका भूमि निम्नीकरण और संरक्षण का उपाय। इसमें देखिए बेटा भूमि निम्नीकरण अर्थात भूमि निम्नीकरण, भूमि में पृथ्वी, मिट्टी, निम्नीकरण मतलब उसमें दोष होना, उसमें विकृति आना, उसमें उसके उत्पादकता में कमी आना और इसके संरक्षण, इसकी सुरक्षा के उपाय क्या है। ये दो टॉपिक आपको जो है आगे में चर्चा कर रहा हूं, उसको ध्यान से सुनिएगा। देखिए भू संसाधन का उपयोग हमारे पूर्वज करते आए हैं, हमारी भावी पीढ़ी भी इसी का उपयोग कर रही है। हम भोजन, मकान, कपड़े की आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य बेटा कि जितनी भी चाहे भूमि हो, मकान हो, भोजन हो, कपड़े हो, मनुष्य की मूलभूत जो आवश्यकताएं होती है वह रोटी, कपड़ा और मकान होती है और इनकी पूर्ति जो है भूमि संसाधन के द्वारा ही प्राप्त होती है। इस भूमि का जो है उपयोग हमारे पूर्वज भी करते आए हैं और भावी पीढ़ी भी कर रही है और हम भोजन, मकान, कपड़े अपनी मूल आवश्यकताओं का 95% भाग भूमि से प्राप्त करते हैं। मानव कार्यकलापों के कारण न केवल जो मानव का कार्यकलाप है इस भूमि पर, उसके कारण भूमि का निम्नीकरण हो रहा है
अर्थात भूमि में दोष उत्पन्न हो रहा है, भूमि की उत्पादकता में कमियां आ रही हैं, हो रहा है, बल्कि भूमि को नुकसान पहुंचाने वाली प्राकृतिक ताकतों को भी बल मिला है। इस समय भारत में लगभग 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो गया है। निम्नीकृत अब आपको आएगा वर्तमान समय में कितनी हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत हो गया। निम्नीकृत मतलब आपको मैं बताया कि बेटा निम्नीकृत मतलब कि भूमि का उर्वरा शक्ति कम होना, भूमि का खराब होना, भूमि में दोष आना। तो इस समय जो है 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसमें से लगभग 28% भूमि निम्नीकृत वनों के अंतर्गत है। 28% भूमि जो है निम्नीकृत है वनों के अंतर्गत, वनों के अंतर्गत है, वनों के अंतर्गत। अब आप ध्यान रखें 56% क्षेत्र जल अपरदित है। जो 56% जो है क्षेत्र है जलावृत है, जलों से ढका हुआ है, जिसके कारण जो है भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। शेष लवणी और क्षारीय है। शेष जो भूमि बच रहा है वह लवणी और क्षारीयता के कारण निम्नीकृत हो रहा है। कुछ मानव क्रियाकलापों जैसे वनोन्मूलन, अति पशुचारण, खनन से भूमि निम्नीकरण में मुख्य भूमिका निभाई है। खनन के बाद वाले स्थानों के गहरी खाइयों और मलबे के साथ खुला छोड़ दिया जाता है। खनन के चलते झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा जैसे राज्यों में वनोन्मूलन भूमि निम्नीकरण का कारण बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में अति पशुचारण से भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण है। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक सिंचाई से भी भूमि का निम्नीकरण हो रहा है। अब आ जाइए जो है भूमिकरण के निम्नीकरण के संरक्षण के उपाय क्या है, इसके संरक्षण क्या है, इसके उपाय क्या है बाबू, इसको कैसे दूर किया जा सकता है, उसका उपाय, संरक्षण के उपाय, संरक्षण के उपाय क्या क्या है, इसको कैसे दूर किया जा सकता है। जो भूमि का निम्नीकरण हो रहा है उसकी संरक्षण के उपाय ध्यान रखें। भूमि निम्नीकरण की समस्या के समाधान हेतु अनेक विधियां, उसके संरक्षण की अनेक विधियां हैं। जैसे वनारोपण किया जाए, इसके दोष को दूर करने के लिए वनारोपण किया जाए, चारागाहों का उचित प्रबंध किया जाए। इसमें कुछ हद तक मदद कर सकते हैं पेड़ों की रक्षक मेखला, पशुचारण नियंत्रण और रेतीले टीलों को कांटेदार झाड़ियां लगाकर स्थिर बनाने की प्रक्रिया से भी भूमि की कटाव की रोकथाम की जा सकती है। बंजर भूमि के उचित प्रबंधन, खनन नियंत्रण और औद्योगिक जल के परिष्करण के पश्चात विसर्जित जल और भूमि प्रदूषण को कम किया जा सकता है। तो ये हुआ आपका भूमि निम्नीकरण के सुधार के उपाय। अब आज जो है आपको जो है भूमि उपयोग के प्रारूप का उल्लेख किया गया और जो है भूमि निम्नीकरण के संरक्षण और उसके उपाय पर चर्चा की गई। बच्चों अब जो है आगे जो है इसका जो चैप्टर का आगे का टॉपिक है उसको अगले कक्षा में अर्थात अगले नेक्स्ट दिन जो है व्याख्या किया जाएगा।